हेलो हेलो। चलिए अब आएगा साउंड। अब आएगा आप लोगों को साउंड। तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है, अभी तक हमने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, जो कि हमें स्टार्ट करना है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये भी बच्चों अराउंड हमारा 10 मार्क्स का है। जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था वो टोटल अराउंड हमारा 25 टू 30 मार्क्स का है। ठीक है, जो हमने पार्टनरशिप और सेल किया था वो दोनों मिला के अराउंड 25 हम कह सकते हैं, दैट इज अराउंड 25। ठीक है, क्योंकि देखो अराउंड 25 भी अगर हम उसको ले लें तो ये अराउंड हमारा 10 मार्क्स का है, दैट बिकम्स 35। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा जो कि एलएलपी होगा वो आएगा हमारा 5 मार्क्स का, तो दैट बिकम्स 40। 20 मार्क्स का तो एनीवेज आपका कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट आना ही है, 20 मार्क्स का एनी हाउ आपका कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट आना ही है। ठीक है, तो अराउंड 20-25 हमारा कॉन्ट्रैक्ट आता है, एक दो नंबर इसमें हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। तो शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। क्विकली रिवाइज करेंगे कंपनीज एक्ट को, उसके बाद हम शुरू करेंगे एलएलपी रिवाइज करेंगे। तो कान बिल्कुल खुले रखना है, दिमाग बिल्कुल खुला रखना है आपको। कंपनीज एक्ट हम पूरा बोल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको सुननी है, समझनी है, और एकदम कहानी के जैसे आपको पूरा आपको एक बार रिवाइज कर लेना है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। चलिए, तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट शुरू करने से पहले वही बात करते हैं हम कंपनी के बारे में कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसको कंसेंट कब मिली, यानी कि प्रेसिडेंट असेंट कब मिली, उसके बाद ये किस डेट से एप्लीकेबल हुआ, कब लाया गया था। तो इस एक्ट को असेंट मिली थी 29 अगस्त 2013 को, और इसी दिन कहा गया था कि हमने इस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकते हैं 12 सितंबर 2013 से। ठीक है, तो सारे सेक्शंस क्योंकि उस टाइम पर अवेलेबल यानी कि रेडी नहीं थे, तो सम ऑफ द सेक्शंस वर एप्लीकेबल फ्रॉम दिस डेट, और जो रिमेनिंग सेक्शंस थे वो एप्लीकेबल हुए फ्रॉम द डेट 1 अप्रैल 2014, यानी कि नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल 2014 से ये स्टार्ट हो गया, यानी कि एप्लीकेबल हो गया। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है इसमें टोटल हमारे 470 सेक्शंस है, विच इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी है, हमारे सिलेबस में जो बातें हैं हम उतनी ही पढ़ेंगे। 470 इज टोटल ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शंस, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है। ये एक्ट कहाँ कहाँ वहाँ एप्लीकेबल होगा, सेम बात वही हो गई। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया, ये हमारा एप्लीकेबल होगा। इसके बाद कहाँ कहाँ किस किस कंपनी, कैसी कैसी कंपनीज में एप्लीकेबल होगा। देखो बच्चों, जो सारे एसोसिएशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जिसका भी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हुआ है, उसके ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, बैंकिंग कंपनीज हो गई, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या है, इनका ना अपना अपना सेपरेट एक्ट भी है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज का है इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, या फिर आईआरडीए एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, या फिर बैंकिंग का भी अपना एक्ट है, बैंकिंग एक्ट। तो अगर कल को कोई क्लैश होता है ना इनके अपने स्पेशल प्रोविजन और कंपनीज एक्ट में, तो इनका स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल किया जाएगा, फिर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बता सकती है कि किस एसोसिएशन में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है कि एलएलपी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो किसके ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो इन जगह पर कंपनीज एक्ट हमारा एप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे कि ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ऐसी जगहों पे हमारा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि कब आया था, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं है। बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कंपनी, कंपनी का मतलब क्या है। ये जो वर्ड कंपनी है, ये कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 एट सेक्शन 2 क्लॉज 20, इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा गया, इस डेफिनेशन में तो बहुत सिंपल सी बात दे दी गई है। इस डेफिनेशन के अंदर लिखा गया है कि कंपनी का मतलब
वो एसोसिएशन जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में। जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 है हमारा, उसमें ये लिखा गया है कि जो हमारी जो कंपनी है, कंपनी का मतलब है कोई भी एनी एसोसिएशन विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अंडर दिस का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे कि 2013 से पहले हमारा 1956 था, उससे भी पहले हमारे काफी सारे से एक्ट थे। तो जो जिसका भी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ है ना, वो हमारी कंपनी है। लेकिन इससे हमें ये समझ नहीं आता कि कंपनी है क्या, लेकिन हमें इससे ये समझ नहीं आता कि कंपनी है क्या। कंपनी क्या है, अब कैसे समझ आएगा हमें कि कंपनी क्या है। तो बच्चों कंपनी का अगर मैं आपको आम भाषा में मतलब बताऊं, बिल्कुल आम भाषा में, तो कंपनी का मतलब है जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और उस ट्रेडिंग से वो क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट कमाकर आपस में बांट लेते हैं। अब आप मैम बोलोगे मैम पार्टनरशिप भी तो यही था, हम सब लोग मिल गए थे, बिजनेस कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे और आपस में बांट रहे थे। यस, ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसका ना स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, इसकी ओनरशिप थोड़ी डिफरेंट है, इसके ऊपर रूल्स थोड़े डिफरेंट एप्लीकेबल होंगे। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं। एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स मनी और मनी वर्ड्स टू अ कॉमन स्टॉक। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या एज अ कैपिटल वो क्या करते हैं, मनी या मनी इज वर्थ, उसके इक्विवेलेंट कोई चीज उसके कॉमन स्टॉक पे कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रीब्यूट करने के बाद उस जो अब पैसा आ गया, इकट्ठा हो गया, उसको किसी ट्रेडिंग में यूज करेंगे और उससे प्रॉफिट होगा, आपस में बांट लेंगे। ये जो कॉमन स्टॉक है ना, ये कंपनी का क्या है, कैपिटल है। ये जो कॉमन स्टॉक है यहाँ, ये कंपनी का क्या है, कैपिटल है, ठीक है। और ये कैपिटल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ना, वो कंपनी के मेंबर्स हैं। ये कैपिटल जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ना, ये कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसी कैपिटल का हिस्सा हर मेंबर को दिया जाता है, और इसी हिस्से को हम कहते हैं शेयर्स। इसी हिस्से को हम कहते हैं शेयर्स। और ये शेयर्स ना हम एक दूसरे को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हालांकि प्राइवेट कंपनी में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक से दूसरे को ये जो हमारे शेयर्स है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो कंपनी का मतलब एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स मनी, और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉयड इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम, ठीक है। This common stocks who contributed is denoted in money and it is the capital of the company. The person who contributes it and to whom it belongs are the members of the company. The shares of the proportion of the capital to which each member is entitled to is his share, ठीक है, which is freely transferable although some company में रिस्ट्रिक्टेड, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। सो दिस इज कंपनी। ये कंपनी का हम आम भाषा में मतलब पढ़ रहे हैं कि कंपनी क्या है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कंपनी की? कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से हमें कंपनी और क्लियर हो जाती है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमें क्या क्लियर हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी कैसे काम कर रही है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें द फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, तो हमारा जो सबसे पहला फीचर होता है ना, वो होता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर्स आर डिफरेंट। जो मेंबर्स की बात कर रहे थे, जिन्होंने कॉमन स्टॉक कंट्रीब्यूट किया है, विच इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, और ये किसको बिलोंग करता है? मेंबर्स को। तो ये जो मेंबर्स है ना, दैट इज डिफरेंट एंड कंपनी इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। यानी कि एक कंपनी है, इसमें मेंबर्स आए, पैसा जमा किया, लेकिन वो उनका नहीं है। वो किसका है? वो कंपनी का है। वो उनका नहीं है, वो किसका है? वो कंपनी का है। कंपनी उसको यूज करेगी, मेंबर्स उसको यूज नहीं करेंगे। वो कंपनी यूज करेगी, मेंबर्स उसको यूज नहीं करेंगे। यानी कि उसका ओनर भी कौन है? कंपनी है। देखो बच्चों, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कंपनी का कोई ओनर नहीं होता। ऐसे देखोगे तो सबके सब ओनर है। जिन्होंने पैसा जमा किया वो क्या बोलेंगे? हमने पैसा दिया, हमने पैसा दिया। तो अच्छी बात है, जितना आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। जितना आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग का रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन कंपनी का ओनर कंपनी खुद है। कंपनी का ओनर कंपनी खुद है। हाँ,
क्योंकि कंपनी खुद से काम नहीं करती तो कुछ लोग हैं जो कि उसमें आते हैं, जो कि जिनको हम डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं, उस पर ऑपरेटिंग करते हैं, बट कंपनी इटसेल्फ इज द ओनर बिकॉज देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर्स आर डिफरेंट. कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी है, अपनी अलग एंटिटी है. वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी को केस कर सकता है, कोई उसको केस कर सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है. यानी कि जो भी काम हम कर सकते हैं वो काम कंपनी खुद कर सकता है. और इसी ही हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर्स आर डिफरेंट. कंपनी अलग है, मेंबर अलग है. एक एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझ लेते हैं. एग्जाम्पल ये कि मान लीजिए एक आपने ये सुना होगा सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाला केस. इसमें क्या हुआ था कि मान लीजिए जो पर्सन है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने अपनी फैमिली के साथ एक कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक है. और हमने क्या किया, हमने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए. मान लीजिए शेयर्स ले लिए, डिबेंचर्स ले लिए, हमने ले लिए, ठीक है. अब जब हमने ले लिए, थोड़े कुछ बाहर के क्रेडिटर्स भी थे, आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स भी थे कंपनी के. कुछ टाइम के बाद कंपनी वाइंड अप हो जाती है. तो वाइंड अप होगी तो क्या होगा, हम सब सेटलमेंट करेंगे. तो जब हम सेटलमेंट कर रहे थे तो बाहर वाले क्रेडिटर्स को भी हमें पे करना था, और जो हम हैं, क्योंकि हमने भी तो कुछ डिबेंचर्स और शेयर्स लिए हैं, तो हमारा भी पैसा कंपनी को हमें देना था. लेकिन पैसा इतना था नहीं. मान लीजिए पैसा था सिर्फ 10,000 रुपये. 10,000 रुपये हमें देने थे, और 10,000 रुपये मान लीजिए अनसिक्योर जो बाहर वाले जो थर्ड पार्टीज है, क्रेडिटर्स है, उनको भी हमें देने थे. अब होता क्या है, अब वो कहते हैं कि नहीं हमें दो क्योंकि कंपनी तो इनकी है, हमें दो क्योंकि कंपनी तो इनकी है. लेकिन कोर्ट ने फैसला लिया, नहीं, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है. भले घर की ही कंपनी हो, लेकिन कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो अलग है और मेंबर्स की अलग है. मेंबर्स और कंपनी एक नहीं हो सकते. इसीलिए पहले जिसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए पेमेंट की, वो है हमारे डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. इनको मिलनी चाहिए, ना कि बाहर वाले क्रेडिटर्स को मिलनी चाहिए, और इसीलिए पेमेंट उनको की जाएगी. सो कंपनी इज डिफरेंट एंड मेंबर्स आर डिफरेंट. दूसरा पॉइंट है हमारा परपीचुअल सक्सेशन. बच्चों, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी हमारी चलती रहेगी. परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी हमारी चलती रहेगी. कंपनी की एग्जिस्टेंस में मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा. कोई मेंबर मर रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, सब के सब छोड़ के चले गए, कंपनी ऐसी की ऐसी पड़ी है, बट कंपनी विल बी गोइंग ऑन. कंपनी चलती रहेगी. यानी कि कंपनी की एग्जिस्टेंस तब तक खत्म नहीं होती जब तक लॉ खुद उसको खत्म ना कर दे. तो मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से कंपनी की एग्जिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ व्हाट अबाउट लायबिलिटी. कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी, जो कि मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी का रिवीजन करेंगे. अभी जस्ट हम टाइप्स ऑफ कंपनी करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी. बट देयर कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी. अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो वो अलग हो सकती है, बाय शेयर्स, बाय गारंटी. अगर लिमिटेड है तो उसकी बात करते हैं हम. लिमिटेड है अगर लिमिटेड है तो कितना लिमिटेड. एक देखो, एक होता है तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन कितनी, मुझे अंदाजा तो दो. लिमिटेड तुम बोलोगे 100 करोड़ तक बस, तो ऐसा थोड़ी तुम मुझसे 100 करोड़ मांगोगे. कितनी लिमिटेड, जितने तुमने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में उतने ही तुम्हें पे करना पड़ेगा. उससे ज्यादा तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है. जितने तुमने शेयर्स खरीदे हैं उतना ही पे करना पड़ेगा, उससे ज्यादा तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है. दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब एनी पर्सन. पहले तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब मैं आपको बता दूं, एनी पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन. एनी पर्सन अदर देन नेचुरल पर्सन इज आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. किसने क्रिएट किया, लॉ ने क्रिएट किया. सो दिस इज लीगल पर्सन. और आर्टिफिशियल क्यों है, एनीवेज कंपनी वो हर काम कर सकती है जो कि एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, जो कि एक हम कर सकते हैं. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी पे केस करना, कोई हमारे पर केस कर सकता है, एसेट लेना, लाइबिलिटी इनकर करना, ये सारे काम कंपनी कर सकता है. ठीक है, लेकिन वो है तो आर्टिफिशियली ना. और ये सारे काम करने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, डायरेक्टर्स को. वो डायरेक्टर्स को कहते हैं कि तुम आओ और ये सारे काम हमारे बिहाफ में करो. और इसीलिए हम ना डायरेक्टर्स को कंपनी का एजेंट मानते हैं. हम क्या मानते हैं, डायरेक्टर्स को कंपनी का एजेंट, कि वो कंपनी का एजेंट है और कंपनी के लिए ये सारे काम कर रहा है.
इसके बाद है हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब है बच्चों, कंपनी की प्रॉपर्टी ना मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही है, भले ही मेंबर्स को कितना ही ड्यूज हो कंपनी से लेना, वो ये नहीं बोल सकता कि कंपनी की प्रॉपर्टी है चलो मैं इसको बेच आता हूँ और इसको जाके बेचकर हमारे मेरे पैसे ले लूंगा, नहीं। अनलेस कंपनी खुद से ये काम नहीं करती, यानी कि ऑथोराइज्ड नहीं होता ऐसा करने के लिए, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते मैंने इतने पैसे लगाए हैं अब कंपनी की प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ क्योंकि कंपनी को मेरे पैसे देने, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमन सील। बच्चों कॉमन सील का मतलब द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल है, खुद से तो साइन कर नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थप्पा लगाते हैं, सील लगाते हैं। तो ये जो कॉमन सील है ना कंपनी की, पहले तो क्या था, ये मैंडेटरी थी कि हर कंपनी का कॉमन सील होना चाहिए, बट नाउ आफ्टर 2015 अमेंडमेंट ये अब मैंडेटरी नहीं है। कंपनी में हैव कॉमन सील, यानी कि इट इज ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 डायरेक्टर इसको क्या करेंगे, ऑथोराइज करेंगे। और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। इसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। इसके बाद है हमारा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि देखो जनरली बिजनेस में क्या होता है, जो पैसा लगा रहा है ना वही उसको मैनेज करता है। अगर आज आपने अपनी कोई दुकान खोली तो आप पैसा लगाओगे, आप मैनेज करोगे। अगर आपने पार्टनरशिप में आप पैसा देते हैं तो आप ही उसको मैनेज करते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, आप पैसा लगा रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट उसका कोई और देख रहा है। तो देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेज कोई और कर रहा है, पैसा कोई और लगा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, कैन सू एंड बी सू। कंपनी के साथ क्या है, कंपनी अपने नाम पे किसी को केस कर सकती है और कोई उसको भी केस कर सकता है। तो 9 पॉइंट्स हमने देखे, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन, लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कैन सू एंड बी सूड। क्या कंपनी सिटीजन है? क्या कंपनी सिटीजन है? क्योंकि हमने कहा क्योंकि हर वो राइट जो हमारे पास है वो कंपनी के पास होता है, तो क्या कंपनी फिर सिटीजन भी हुई अगर हमें? तो नो। As per Citizenship Act 1955, only natural person can become a citizen, and so company is not a citizen because company is an artificial legal person. अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट व्हील की। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? Now what do you mean by this corporate wheel? कॉर्पोरेट व्हील क्या है बच्चों? कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है, व्हील का मतलब क्या होता है पता है? व्हील का मतलब होता है एक पर्दा। एक पर्दा, किसका पर्दा हो रहा है? कॉर्पोरेट व्हील का। कॉर्पोरेट व्हील के पर्दे का मतलब है कि एक पर्दा है कंपनी और मेंबर्स के बीच में। एक पर्दा है कंपनी और मेंबर्स के बीच में। हमने क्या कहा, कंपनी और मेंबर्स अलग अलग है, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी भी क्या है, अलग अलग है। क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो एक पर्दा बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। तो कल को अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या कोई भी लायबिलिटी आती है ना, तो उसके लिए कंपनी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए कंपनी इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं। मैंने क्या कहा, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कल को अगर कोई चीज होती है, कोई बात होती भी है, मान लीजिए कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि गुड सप्लाई होंगे और गुड सप्लाई नहीं हुए, तो उसके ऊपर लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? कंपनी के ऊपर, क्योंकि किसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कंपनी के नाम पे। तो कोई भी अगर लायबिलिटी आती भी है तो वो किसकी लायबिलिटी होगी? वो लायबिलिटी कंपनी की होगी, मेंबर्स की नहीं होगी। भले हमें पता है कि एक्चुअली में तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, बट स्टिल देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील, एक पर्दा है। लेकिन अनफेयर है नहीं, हमें क्या करना चाहिए? इस पर्दे को हटाना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि हमें इस पर्दे को हटाना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसे हम क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। बच्चों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है अब इस पर्दे को हटाना पड़ेगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है? अब हमें इस पर्दे को हटाना पड़ेगा। अब हटा दो इस पर्दे को, अब इस पर्दे को हटाओ और देखो एक्चुअल में इसके पीछे कौन है,
किसके वजह से ये काम हुआ है, किसने ये काम किया है, तो जिसने ये काम किया है ना वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी। बेचारी कंपनी ने क्या किया है, कंपनी को छोड़ो ना, और ये देखो कि एक्चुअल में किसने किया है, तो जिसने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। सो दैट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एंड देयर आर सम केसेस वेयर विल फाइंड आउट कि वेयर द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड, देयर आर सम केसेस वेयर विल फाइंड आउट वेयर द कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड, कहाँ ये कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा। सबसे पहले अगर हमें डिटरमाइन करना है कंपनी का कैरेक्टर, अगर हमें डिटरमाइन करना है कंपनी का कैरेक्टर, तो बच्चों अगर हमें कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करना है ना, वेदर इट इज एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड, तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कैन नॉट बी एनीवन्स फ्रेंड और फो, वो किसी की भी फ्रेंड और दुश्मन नहीं हो सकती। सो फॉर दिस टू डिटरमाइन हमें क्या देखना पड़ेगा, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके कैरेक्टर से हम कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करेंगे। सपोज मान लीजिए कंपनी है विच इज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड बट देयर आर जर्मन्स हु आर वर्किंग इन दैट कंपनी, established in England but there are Germans who are working in that company and there is a war between England and Germany, तो उस कंपनी का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, एलियन एनिमी। क्यों, क्योंकि कंपनी के कैरेक्टर से नहीं बल्कि किसके, जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि कंपनी क्या है। अगर हमें कंपनी का डिटरमाइन करना है टेक्निकल कॉम्पिटेंस, अगर हमें डिटरमाइन करना है कंपनी का टेक्निकल कॉम्पिटेंस, अगर हमें देखना है कि कंपनी वेदर इट इज कॉम्पिटेंट और नॉट, और वेदर इट इज केपेबल और नॉट फॉर डूइंग एनी एक्ट, तो हम कंपनी को देख के नहीं करेंगे ना, कंपनी थोड़ी कुछ करती है काम, ठीक है, कंपनी के नाम से सारे काम होते हैं बट कंपनी इज नॉट डूइंग एनी एक्ट। इंस्टेड कौन कर रहा है, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो कर रहे हैं। एक कंपनी है मान लीजिए नई स्टैब्लिश्ड हुई है, लेकिन उसके अंदर ना जो लोग काम कर रहे हैं वो 60 साल के, उनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो कंपनी की टेक्निकल कॉम्पिटेंस ज्यादा हुई या कम हुई, ज्यादा हुई। तो कल को अगर कोई टेंडर ये बोल के रिजेक्ट हो जाए कि कंपनी नहीं है हम इनको नहीं देंगे, तो ये तो अनफेयर हुआ, क्यों, कंपनी नहीं है लेकिन जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं ये तो देखो उनके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। तो कंपनी का टेक्निकल कॉम्पिटेंस डिटरमाइन करने के लिए जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं हम उससे देखेंगे। उसके बाद अगर आप टैक्सेस अवॉइड कर रहे हैं, अगर आपने कंपनी बना ली दूसरी कंपनी और अपनी इनकम सारी उसमें ट्रांसफर कर दी है दिखाने के लिए नहीं हमारे पास तो कोई अर्निंग नहीं है, या किसी भी तरीके से आप टैक्सेस की चोरी कर रहे हैं ना, तो जो ये काम कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं वेलफेयर ऑब्लिगेशंस, बच्चों वेलफेयर ऑब्लिगेशंस अवॉइड करना ठीक बात नहीं है। आपने वर्कर्स को कहा ठीक है कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ होगा तुमको बोनस देंगे, 100 करोड़ से ऊपर हो गया और तुमने उस प्रॉफिट को इधर उधर ठिकाने लगा दिया छोटी छोटी सब्सिडीज बना के, तो यहाँ पर आप क्या अवॉइड कर रहे हैं, वेलफेयर ऑब्लिगेशन विच इज नॉट फेयर। इसीलिए यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने ये काम किया है, ठीक है। अगर आपने सब्सिडरी बनाई है, अगर आपने सब्सिडरी बनाई है टू एक्ट एज एन एजेंट, सब्सिडरी का मतलब ऐसे तो आप सब पढ़ चुके हैं, अभी हम रिवाइजन ही ले रहे हैं। सब्सिडरी का मतलब जो हमारी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज होती है, हमारी एक छोटी एक और कंपनी है, तो अगर आपने सब्सिडरी बनाई है टू एक्ट एज एन एजेंट, यानी कि आपको कोई काम करने सपोज मना कर दिया गया और आपने अपनी सब्सिडरी बना दी और उससे वो काम करवा रहे हो, तो बात तो एक ही है, आप करो या वो करो, होल्डिंग करे या सब्सिडरी, बात तो एक ही होती है। तो अगर आपने सब्सिडरी बनाई है टू एक्ट एज एन एजेंट तो वो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। या फिर आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं किसी के साथ, प्रोविजंस तोड़ रहे हैं कंपनीज एक्ट के, यानी कि लॉ को तोड़ रहे हैं, डिफीट लॉ कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा बजाय कंपनी के। इंस्टेड ऑफ कंपनी जो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर हमें देखना पड़ेगा कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड। फर्स्ट, अगर हमें कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करना है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस डिटरमाइन करनी है, हम टैक्सेस अवॉइड कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वेलफेयर ऑब्लिगेशंस अवॉइड कर रहे हैं, सब्सिडीज बना रहे हैं टू एक्ट एज एन एजेंट, या फिर धोखाधड़ी कर रहे हैं, प्रोविजंस लॉ तोड़ रहे हैं, ऐसे केसेस में कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल और नॉट, नो, जो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। इसके बाद हम बच्चों देखेंगे
टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज। चलिए सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ही देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है हमारा लिमिटेड और दूसरा है हमारा अनलिमिटेड। लिमिटेड के भी बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है हमारा लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी के भी 2 पार्ट्स हैं। एक होता है बच्चों हैविंग शेयर कैपिटल और एक होता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एक होता है हैविंग शेयर कैपिटल, एक होता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड के भी 2 पार्ट्स हैं। एक होता है हैविंग शेयर कैपिटल, एक होता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स, आपकी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है? जितने के भी आपने शेयर्स लिए हैं उतनी ही लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं होगी। 1000 रुपए के शेयर्स लिए तो मैक्सिमम लायबिलिटी विल बी 1000, लेकिन ये 1000 आपसे कब डिमांड किया जाएगा? कभी भी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्म या फिर एट द एंड, यानी कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। हो सकता है हमें 1000 रुपए की जरूरत ड्यूरिंग द लाइफ टाइम नहीं थी, लेकिन हमें एंड पे है तब मांगेंगे। बाय गारंटी का मतलब होता है बच्चों कि जब आप कंपनी में आएंगे आपसे पहले ही पूछ लिया जाएगा कि आप कंपनी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी मर्जी बता दो। आपने बोला 5 लाख, तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी? 5 लाख, विच इज लिमिटेड। 5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। बट ये कब मांगेंगे? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तब आपसे मांगा जाएगा। इसके भी बच्चों 2 पार्ट्स हैं, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में क्या होता है? हैविंग शेयर कैपिटल में आपकी 2 लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि शेयर कैपिटल भी है। एक तो शेयर की लायबिलिटी, जितने के शेयर्स खरीदे उतनी, और एक जितना आपने अमाउंट गारंटी किया है वो। शेयर वाला पार्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द वाइंडिंग अप कभी भी मांगेंगे, लेकिन ये जो गारंटेड अमाउंट है ये कब मांगेंगे? खाली ये आपसे सिर्फ मांगा जाएगा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। शेयर कैपिटल नहीं है तो सिर्फ एक ही लायबिलिटी, क्योंकि शेयर्स है नहीं, खाली गारंटेड अमाउंट, जो कि कब मांगा जाएगा? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अनलिमिटेड का मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि पार्टनरशिप में होता है ना, पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। और ऐसे केसेस में ये लायबिलिटी आपसे तभी डिमांड की जाएगी जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, तब। हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में आपकी शेयर वाले अमाउंट की भी लायबिलिटी है। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में आपकी शेयर वाली नहीं, सिर्फ अनलिमिटेड अमाउंट, जो कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप डिमांड किया जाएगा। अनलिमिटेड का मतलब होता है वेयर पर्सनल असेट्स कैन ऑल्सो बी अटैच्ड, जहां पर पर्सनल असेट भी अटैच किया जा सकता है। समझ आई बात? तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जो कि हमने पढ़ा लिमिटेड अनलिमिटेड। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, जिसके 3 पार्ट्स हैं। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और एक है हमारा पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और एक है हमारा पब्लिक कंपनी। तो बच्चों 1 पर्सन कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें खाली एक पर्सन एज अ मेंबर इस कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। खाली एक पर्सन एज अ मेंबर इस कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। ये एक प्राइवेट कंपनी होती है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं दी गई है। एक पर्सन ही रहेगा इस कंपनी में, एक पर्सन ही रहेगा इस कंपनी में। स्टेटस प्राइवेट कंपनी का है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का स्टेटस है एक ही पर्सन है, तो इसी को ही हम सोल डायरेक्टर भी मान लेते हैं। कंपनी का मेंबर भी और डायरेक्टर भी है। ये जो पर्सन है, क्योंकि कल को क्या मालूम इसको कुछ हो जाए तो कंपनी को कौन देखेगा। हालांकि कंपनी के एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ेगा, बट ही वांट्स कि भाई इसका ट्रांजैक्शन चलता रहे, तो उसके लिए वो एक नॉमिनी सिलेक्ट करेगा कि कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बदले वो इस कंपनी का मेंबर बन जाता है। सो नॉमिनी का नाम आपको देना पड़ेगा और रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। लेकिन नॉमिनी का नाम देने के लिए वो नॉमिनी भी अपनी कंसेंट देगा। वो कभी भी चाहे तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। मान लो झगड़ा हो गया भाई भाई का, मुझे अब तुम्हारी कंपनी में नॉमिनी नहीं बनना,
आप भी चाहो तो चेंज कर सकते हो कि मेरा तुम्हारा झगड़ा हो गया, मुझे तुम्हें नॉमिनी नहीं बनाना, लेकिन ऐसे में वॉट एवर द डिसीजन इज प्लीज इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार, जहां से आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो आपका रजिस्ट्रार है वहां पर जाकर आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ये जो नॉमिनी का हम चेंजेस करते हैं उससे मेमोरेंडम में कोई अल्टरेशन नहीं आएगा कि हम बाबा मेमोरेंडम को चेंज करें, बिकॉज क्या मालूम कल झगड़ा हो रहा है, कोई बिहार आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मेमोरेंडम में कोई अल्टरेशन नहीं होगा। जो भी 1% कंपनी बना रहा है या जो नॉमिनी बन रहा है, दैट पर्सन मस्ट बी इंडियन रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि कम से कम पिछला कैलेंडर ईयर में वो 182 डेज कहाँ स्टे किया है, उसने इंडिया में स्टे किया है। ठीक है, माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए भी ज्वाइन नहीं कर सकता, ना हम उसको बना सकते हैं। आप कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते, और ना ही सेक्शन 8 यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी नहीं कर सकते, यानी कि ओपीसी नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। और ना ही आप ओपीसी को नॉन प्रॉफिट यानी कंपनीज में सेक्शन 8 में उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम 2 साल का वेट करना पड़ेगा। 2 साल तक आप किसी भी तरीके का कन्वर्जन नहीं करेंगे, लेकिन अगर 2 साल के अंदर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल किसी भी टाइम 50 लाख से ज़्यादा हो जाए या टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, तो आपको मैंडेटरीली कन्वर्जन करना पड़ेगा, भले प्राइवेट या पब्लिक, वॉट एवर यू चूज, बिकॉज नाउ यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी, अब आप छोटी एक ओपीसी कंपनी नहीं रहे, अब आपको कन्वर्जन मैंडेटरी है। अगर आपने इनमें से कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं किए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपये का पेनल्टी होगी, और 1,000 पर डे, जब तक आपका ये जो काम है, ये जो कांड आप कर रहे हैं, जब तक वो कंटिन्यू रहेगा तब तक। तो दिस इज ऑल अबाउट ओपीसी कंपनी। अब आते हैं हम प्राइवेट कंपनी में। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी क्या है बच्चों? प्राइवेट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसमें खाली 2 मेंबर एज अ पर्सन इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम सब्सक्राइबर भी कहते हैं, जो स्टार्ट कर रहा है। और इसमें हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? एक तो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, शेयर्स पब्लिक में इशू भी नहीं कर सकते, लोग पैसा नहीं देंगे। जॉइंट शेयर हो जो मिनिमम है वो तो 2 है, मैक्सिमम कितने? 200 है, जिसमें से हम जॉइंट शेयर होल्डर को सिर्फ 1 काउंट करते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन काउंट करते हैं। और जो पर्सन अभी जो एम्प्लॉयमेंट में है वो जो मेंबर है उसको हम काउंट नहीं करते, या जो एम्प्लॉयमेंट में था वो छोड़ चुका है लेकिन अभी भी कंपनी का मेंबर है, हम उसको काउंट नहीं करते। स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा भी सकती है, लेकिन कितना? 10 करोड़। और इसका टर्नओवर ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है, वो की होगा 100 करोड़। इसमें भी अमेंडमेंट आए, ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल कंपनी में पहले ये चीज़ें नहीं थी, वो 20 करोड़ था टर्नओवर, जो कि अब 100 करोड़ हो गया। वो 5 करोड़ था पेड अप शेयर कैपिटल, जो कि अब 10 करोड़ हो चुका है। तो ये दिस इज द अमेंडमेंट इन स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हैं, शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारे काम हम कर सकते हैं। और अगर कोई सब्सिडरी है आपकी, पब्लिक की कोई सब्सिडरी है, भले वो प्राइवेट है लेकिन उसको भी हम पब्लिक मान लेते हैं, कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसकी सब्सिडरी, तो दैट इज अ पब्लिक कंपनी, वो हम उसको पब्लिक कंपनी कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एक होता है बच्चों होल्डिंग, एक होता है सब्सिडरी, और एक होता है एसोसिएट। एक होता है होल्डिंग कंपनी, एक होता है सब्सिडरी कंपनी, और एक होती है हमारी एसोसिएट कंपनी। क्या क्या होता है ये? होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब है अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के कम से कम 51% टोटल शेयर कैपिटल होल्ड किए हैं, या फिर वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है, यानी कि कौन डायरेक्टर आएगा कौन जाएगा हम अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ऐसे में जिसने होल्ड किया है वो होल्डिंग, और जिसका लिए हमने होल्ड किया है वो है सब्सिडरी कंपनी। टोटल शेयर कैपिटल का मतलब पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है? तो वो होगी सब होल्डिंग एंड सब्सिडरी। और एसोसिएट का मतलब होता है रिलेटेड, एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्टेड, रिलेटेड। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के कम से कम 20% टोटल शेयर कैपिटल होल्ड किए, या उसका बिजनेस डिसीजन इन्फ्लुएंस करती है, तो ऐसे में हम उसको कहते हैं एसोसिएट कंपनी,
ठीक है। एक कंपनी के कितने भी सब्सिडरीज हो सकते हैं, अभी तक लेयर स्पेसिफाई नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी है और अगर कोई उसकी सब्सिडरी है और उसकी भी सब्सिडरी है, तो अल्टीमेटली ये किसकी सब्सिडरी हो जाएगी? एक कंपनी की। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमारे दो पार्ट्स हैं, एक है लिस्टेड कंपनी, एक है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर कैपिटल, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर कैपिटल यानी कि जो शेयर्स हैं वो कहाँ लिस्ट किए गए हैं? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि जो भी डीलिंग होगी किसके थ्रू होगी? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डीलिंग होगी। तो ऐसी कंपनी लिस्टेड है, लेकिन अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स अगर लिस्ट नहीं करता है तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड शेयर्स कहाँ पर सारे शेयर्स आपके लिस्टेड है, यानी कि कहाँ से डीलिंग हो रही? स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है। अनलिस्टेड का मतलब शेयर्स लिस्टेड यानी कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कोई डीलिंग नहीं हो रही। अदर क्लासिफिकेशंस में आता है बच्चों जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 51% शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट, नहीं तो दोनों मिलके, तो वो कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन कोई ना कोई बिजनेस कनेक्शन या एक्टिविटी, बिजनेस प्लेस उसका कहाँ पर है? इंडिया में है। सो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी 51% शेयर कैपिटल कम से कम किसने होल्ड किए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलकर। फॉरेन कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस प्लेस कहाँ पर है? इंडिया में है। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी का मतलब छोटी कंपनी। मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितने हैं? 50 लाख, लेकिन अब गवर्नमेंट ज़्यादा कितना स्पेसिफाई कर सकती है? 10 करोड़। मैक्सिमम टर्नओवर कितने? 2 करोड़। ज़्यादा गवर्नमेंट कितना स्पेसिफाई कर सकती है? 100 करोड़। लेकिन होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी या गवर्नमेंट जिसके लिए स्पेसिफाई कर दे, ये स्मॉल कंपनी नहीं होती। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी हमारी जो ये वाली कंपनी है वो हमारी स्मॉल कंपनी नहीं होती, नॉन प्रॉफिट कंपनीज। इसके बाद है हमारा नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 8। बच्चों नॉन प्रॉफिट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका हमने इनकॉर्पोरेशन तो किया और इनकॉर्पोरेशन करने के बाद हमारा जो मोटिव है दैट इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट बल्कि सोशल वेलफेयर करना, लोगों की भलाई करना। ऐसा काम करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गो एंड टेक लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस कंपनी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सो वेला कि भाई वो बोले हमसे आके लाइसेंस ले लो। सो दिस पावर इज डेलीगेटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तुम रजिस्ट्रार के पास जाओ, लाइसेंस लो, देन यू कैन स्टार्ट दिस कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कोई चैम्बर जैसे वर्ड्स लग जाते हैं या फिर इस तरीके के जो हमारे इंडिया वर्ड, इस टाइप के जो हम वर्ड्स लगाते हैं वो सारे नॉन प्रॉफिट कंपनी में लग जाते हैं। प्राइवेट या पब्लिक का आपका कोई स्टेटस नहीं है। कोई पैसा आया भी इस कंपनी में एज अ प्रॉफिट, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव है ना कि मेंबर्स को डिविडेंड बांटने के लिए। हम डिविडेंड बांटने के लिए, मेंबर्स को शेयर देने के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉफिट के लिए। इस प्रॉफिट को हम सोशल वेलफेयर के लिए ही यूज़ करेंगे। अगर आपने इसको सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं किया ना, और कभी भी गवर्नमेंट को लगता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर जा रहे हो, तो वो आपका लाइसेंस रेवोकेट कर लेगा, लाइसेंस को छुड़ा लेगा। और ये हमने पावर दिया है रीजनल डायरेक्टर को। ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है? तो कोर्ट भी आपके ऊपर डिसीजन ले सकता है, वाइंड अप कर सकता है, नहीं तो आपके स्टेटस को कन्वर्ट कर सकता है, नहीं तो अमलगमेट करवा सकता है विद दूसरी कंपनी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है। आपको इस कंपनी को किसी भी तरीके का मिनिमम और जो कमिटीज़ है, ऑडिट कमिटीज़, शेयर होल्डर कमेटी या फिर जो डायरेक्टरशिप है, ये सब अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कंपनीज को 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है फॉर अनाउंसिंग एनी मीटिंग, लेकिन इसको सिर्फ 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, वैसे तो वो किसी की भी मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन नॉन प्रॉफिट कंपनीज में वो चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकती है, यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी की वो मेंबर बन सकती है। इसके बाद नॉन प्रॉफिट कंपनी के बाद है हमारी डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब बच्चों एक ऐसी कंपनी जिसने अच्छा खासा स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन 2 साल से उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, उसने कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, उसने कोई भी किसी भी तरीके का स्टेटमेंट फाइल नहीं किया।
ऐसी कंपनी को हम कहते हैं डोरमेंट कंपनी। कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, मतलब कि वो इनएक्टिव है, तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रार के पास जाकर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। लेकिन अगर आपने अलॉटमेंट किए हैं शेयर्स के, अगर आपने कोई पेमेंट की है रजिस्ट्रार को, या फिर अपने ऑफिस मेंटेनेंस के लिए, या फिर एक्ट के कॉम्प्लायंस के लिए, अगर आप ये बोलो कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, तो सॉरी बॉस, ये चारों हमारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते। इनको हम इससे हटकर बाकी कोई ट्रांजैक्शन, जिससे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, दैट इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तब तक हम नहीं मानते कि आप कोई ऐसा कोई काम कर रहे हो। तो आप एक काम करो, डोरमेंट कंपनी का इनएक्टिव हो, आप इसका स्टेटस ले लो। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अपने ही मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है। हम सब मेंबर्स हैं, हमने कहा ओके आ जाओ, हम सब ही एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, कल को कोई पैसे किसी को बोरो करने, लेंड करने, सब यहीं से होगा, आपको हम कॉस्ट कटिंग देंगे, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो, यहीं आओ। दैट इज निधि कंपनी, विच इज एक्चुअली created for the mutual benefits of the members of the company. PFI that is public financial institution. Public financial institution का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक को फाइनेंस करती है, लेकिन इसको करने के लिए यू मस्ट बी अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि इसके कम से कम 51% शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्टेट गवर्नमेंट ने या तो दोनों ने मिलकर होल्ड किए हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी LIC होगी, IDFC हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इस तरीके की कंपनीज, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो RBI से कंसल्ट करके वो डिसाइड कर सकता है कि हम किसको PFI का स्टेटस देंगे। सो दीज आर ऑल हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब हम आते हैं इनकॉर्पोरेशन में। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था मैम इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट्स कैसे याद करें। बच्चों आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको सब चीज़ें समझनी है। जैसे ही समझ जाओगे ना वैसी ही सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू रीड, जब भी आप इसको रीड करेंगे, एक्सट्रैक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, आप उसको अपने मन में हमेशा क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। जैसे आप उसको ऐसा करेंगे ना, आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको हमेशा क्या करना है, उस पॉइंट को समझना है और समझकर अपने ऊपर डालना है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है, फिर हम यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो ये करता है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। आपको अपने आप सारी लॉ याद हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसी लॉ आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। ठीक है। सो इनकॉर्पोरेशन, अब इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंपनी को स्टार्ट करना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। बच्चों कंपनी को अगर हमें इनकॉर्पोरेट करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए देयर आर सम रूल्स, लेकिन उसके लिए ये करेगा कौन, वो कौन करता है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर इज द पर्सन हु प्रमोट्स द कंपनी। प्रमोटर इज द पर्सन हु प्रमोट्स द कंपनी, जो कंपनी को प्रमोट करता है, सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है। और वैसे तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 में प्रमोटर की डेफिनेशन लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है प्रमोटर एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया है, एनुअल रिटर्न में दिया है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो उनके डिसीजंस हैं उनको कंट्रोल करता है, दैट इज प्रमोटर। उनके अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, दैट इज प्रमोटर। तो प्रमोटर जो पर्सन हु डज ऑल दिस एक्ट इज प्रमोटर। A person who does all this act, who has actually the idea, who conceives the idea, who takes all the necessary steps for the incorporation is the promoter. So what are the steps? But what are the steps? Steps क्या क्या हैं बच्चों? 3 सेक्शन में स्टेप हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9। सेक्शन 3 में हम नेम की फॉर्मेलिटीज देखते हैं। सपोज सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वॉट एवर यू डिसाइड, please be a minimum number of members. First of all, assure this that you are a minimum number of members. For private company at least 2 are required, and for the public company at least 7 is required. So these 2 member 2 and 7 is required. ये 2 और 7 आप क्या करेंगे, मिल जाएंगे और मिलकर आप लोग काम शुरू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको नेम की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पहले अपना 6 नाम इन प्रायोरिटी लिस्ट जो भी आप चाहते हैं वो नाम आप INC 1 में, जो फॉर्म नंबर INC 1 है उसमें आप देंगे। अगर नाम अवेलेबल है तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो आपको दोबारा से 6 नाम उसी फीस में जो आपने पहले दी थी 3 बार आप रीसबमिट कर सकते हैं।
ऐसे करके आप नाम सिलेक्ट करेंगे और 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की तो जो आपका नाम सिलेक्ट हुआ है वो चला जाएगा। जो भी फर्स्ट डायरेक्टर है उसका नाम देंगे, लेकिन जो डायरेक्टर आपको नाम दे रहे हैं उसके लिए आप ध्यान रखना कि उसके पास डिन है, दैट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो होना चाहिए। तो डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ आपको करना है। सेक्शन नंबर 7 में अब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? डिक्लेरेशन देंगे। जितने लोग इन्वॉल्व थे इन कॉर्पोरेशन में, सीए, सीएस, एडवोकेट्स या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, सब्सक्राइबर्स, डायरेक्टर्स, मेंबर, एनीवन हु वाज इन्वॉल्व, कि भाई हमने अपने तरफ से सब चीज़ें ठीक की है, हमने कोई झूठ झाट नहीं बोला है। उसके बाद आप एक ऐसी ही एफिडेविट देंगे, लिख के देंगे कि हमें पिछले 5 साल में किसी भी फ्रॉड के लिए नहीं पकड़ा गया, या फिर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को तोड़ने से रिलेटेड हमें कभी भी जेल नहीं भेजा गया है, और हमने अपने हिसाब से सारी नॉलेज ट्रू दी है, हमने कोई झूठ नहीं बोला है। ऐसा आपको लिख के कसम खानी है। उसके बाद एक एड्रेस देंगे, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो जाता, कि यहाँ से आप सारा करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन रिसीव करना है या देना है यहाँ से होगा। पर्टिकुलर्स देंगे अपना अपना, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम, नेशनलिटी, सरनेम, फैमिली का एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। या फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर का, इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब जो यहाँ भी डायरेक्टर है, कहीं और भी डायरेक्टर है, और साथ में दूसरी कंपनी से जहाँ डायरेक्टर है उसकी कंसेंट, कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं कल को हमारे पास आके खड़े हो जाए कि इस कंपनी में तुम क्यों डायरेक्टर हो, तो उनकी कंसेंट भी चाहिए होगी। सेक्शन नंबर 9 में हम क्या करते हैं बच्चों? सेक्शन नंबर 9 बहुत आसान है, इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएंगे, लीगल पर्सन, आपके ऊपर परपीचुअल सक्सेशन होगा, आपकी लायबिलिटी यू कैन डिसाइड वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, इस तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। सो दिस इज इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं की तो यही होगा, आपकी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, आपका नाम, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई धोखाधड़ी देके कोई इन्फॉर्मेशन दिया, कोशिश भी की इनकॉर्पोरेशन करने की, तो सेक्शन नंबर 447 की पेनल्टी लग सकती है। 447 इज द पेनल्टी फॉर फ्रॉड वेयर नो मैक्सिमम पेनल्टी इज डिफाइंड। कुछ भी हो सकता है, आपके डिपेंड्स ऑन योर कांड, आपने कितना बड़ा कांड किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी पेनल्टी लगेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन। अब हम आते हैं शेयर्स पे। शेयर्स क्या होते हैं? मैंने आपको शेयर्स क्या बताए थे? शेयर्स क्या होते हैं? जो हमने अभी हमने पढ़ा था कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं कॉमन स्टॉक, वही कैपिटल को जब हम डिवाइड कर देते हैं और मेंबर्स में बांटते हैं, दैट इज शेयर्स। ये जो शेयर्स हैं, जो कॉमन स्टॉक है, कंपनी का जो स्टॉक है और जो लोगों को बांटा जा रहा है, वही तो शेयर्स है, जो कि दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है इक्विटी शेयर्स और एक हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर का मतलब है ऐसा, अगर आपने इक्विटी शेयर लिया है ना, तो यू हैव एडवांटेज ऑफ हैविंग इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड हैविंग एन एडवांटेज ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा if there is any extra profit in the company. But if you are having a preference shares ना, then you have advantage that कि आपको preference मिलेगी in payment of dividend and in payment of और repayment of capital पहले आपको होगा, बाद में इक्विटी को होता है, लेकिन आपको इंटरफेरेंस का कोई राइट नहीं होगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है तो भी आपको कोई राइट नहीं होगा। सो दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इक्विटी शेयर्स के बाद है कैपिटल। कैपिटल का मतलब द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इज डिनोटेड इन मनी, है ना। तो ये जो कैपिटल है कंपनी का, इसी से तो हम बिजनेस कर रहे हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? सबसे पहले तो नॉमिनल और ऑथोराइज्ड कैपिटल। हमने 2 करोड़ की परमिशन ली थी कि 2 करोड़ तक का हम शेयर इशू कर सकते हैं, नॉमिनल ऑथोराइज्ड कैपिटल। लेकिन हमने अब इसमें कितना इशू किया? 10 लाख इशूड कैपिटल। लोगों ने कितना लिया? 5 लाख, विच इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, विच इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने कितना मांगा? 1 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल, लोगों ने पे किया 50,000, कितना हुआ? पेड अप कैपिटल। तो नॉमिनल का मतलब जितना हमें परमिशन मिली है कि हम इतना इशू कर सकते हैं। इशूड कैपिटल, हमने इसमें से इतना इशू किया, लोगों ने इतना लिया, लेकिन अभी फिलहाल हमने इतना मांगा और लोगों ने इतना पे किया। दैट इज कैपिटल एंड द टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स,
आर्टिकल्स का मतलब तो होता है बच्चों द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे हमने पार्टनरशिप में अग्रीमेंट पढ़ा था ना, वैसे कि हम अंदर कैसे काम करेंगे, कंपनी अंदर कैसे काम करेगी, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, द बाय लॉज ऑफ द कंपनी, की कंपनी अंदर कैसे काम करने वाली है, ये हमें पता चलेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखकर। आप चाहे तो जितने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट चाहे तो डाल सकते हैं प्रोविजन, जिसको हम कहते हैं एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि कोई भी इस रूल्स को चेंज नहीं करेगा अनलेस इससे भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन आप लेकर ना आओ। अगर आपने लिखा है 2 की परमिशन चाहिए, तो जब तक वो 2 से ज्यादा की परमिशन लेकर नहीं आता ना, तब जैसे आपने लिखा एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर की परमिशन चाहिए। अब हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं और 1 डायरेक्टर करना चाह रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने एंट्रेंचमेंट लगा दिया। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आपने कहा कि अगर इस रूल को चेंज करना है तो आपको इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन की ज़रूरत है, 3 डायरेक्टर लेकर आओ तब बात बनेगी। तो एंट्रेंचमेंट चाहो तो शुरुआत से लगा सकते हो, चाहे तो बाद में। अगर प्राइवेट कंपनी है तो यूनानिमस वोट लेकर, और पब्लिक कंपनी तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब एटलीस्ट 75% वोट इज रिक्वायर्ड, एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है एटलीस्ट 51। यूनानिमस का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज 100%। मेमोरेंडम का मतलब द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, जिस हमें इसको देख के ये पता चलता है कंपनी का दायरा क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, ये सारी बातें हमें क्या देखकर पता चलती है, मेमोरेंडम देखकर। जो कंपनी के एक लिमिटेशंस है, एक्सटेंट है, दैट इज नोन फ्रॉम द मेमोरेंडम। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या लिखा होता है, कंपनी का नाम, प्राइवेट है, पब्लिक है, क्या बातें हैं, सारी चीजें मेमोरेंडम में लिखी होगी। ठीक है, नेम से हमें पता चल जाएगा। इसके बाद कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, बेसिक बातें, ऊपर ऊपर वाली बातें। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस लिए बनाई गई है, क्या क्या काम करेगी, दैट इज गिवन इन ऑब्जेक्टिव क्लॉज। कंपनी का कैपिटल कितना है, कितना ऑथोराइज्ड है, कितना वो एक बार में इशू करते हैं, दैट इज कैपिटल क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है क्या भाई ये तो बता दो, ये किससे पता चलेगा हमें, लाइबिलिटी क्लॉज से। इसके बाद एसोसिएशन क्लॉज, कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले कंपनी को जिन्होंने बनाया था, कौन कौन सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास कितने कितने शेयर्स है। देखो, ईच सब्सक्राइबर हैज टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर, हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी है। इसके बाद एक से 1% कंपनी के लिए होता है नॉमिनी क्लॉज, ओनली फॉर 1% कंपनी, जो भी आपका नॉमिनी है आप उसका नाम लिखेंगे। So that is memorandum and article. Memorandum means the basic objective of the company, what is the company, what are the extent of the company. लेकिन what are the internal rules and regulations of the company is defined from articles of association. Last 3 पॉइंट है बच्चों हमारे डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स क्या है, एक होता है हमारा डॉक्ट्रिन्स ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक होता है हमारा इंडोर मैनेजमेंट, एक होता है हमारा इंडोर मैनेजमेंट। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। कोई भी कंपनी बियॉन्ड द पावर काम नहीं कर सकती, अगर आपने बियॉन्ड द पावर काम किया है तो वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। और यहाँ पे बियॉन्ड द पावर का मतलब होता है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर जाकर काम किया, अपने पर्पस से बाहर जाकर काम किया, तो वो वॉइड होगा। हमारी कंपनी का पर्पस है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन अगर आपकी कंपनी ने अगर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वैलिड नहीं होगा, दैट इज वॉइड। वो क्या होगा, वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। आप इसको आगे चल के रैटिफाई भी नहीं कर सकते, यानी कि आगे चलकर उसको एनफोर्सिबल भी नहीं कर सकते। देखो, इफ देयर इज एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स, तो वो वॉइड होता है, लेकिन आप चाहो ना तो उसको रेटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अल्ट्रा वायरस काम किया है, अपने डायरेक्टर से अल्ट्रा वायरस काम किया, यानी कि अपने पावर से बाहर जाकर, दैट कैन ऑल्सो बी रेटिफाइड। बट इफ देयर इज एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड, वो कभी भी नहीं होगा, दिस इज नल एंड वॉइड, वो क्या हो जाएगा, हमेशा वॉइड हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि देखो मेमोरेंड, देखो बच्चे दोनों को एक साथ समझो। क्या होता है, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और हम लोगों से अपील करते हैं कि आप जब हमारे पास आए ना तो इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद आइए।
क्योंकि अगर कल को कुछ होगा तो इसमें हमारी गलती नहीं है। सपोज मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें साइन होगा 2 डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक बाहर वाला थर्ड पार्टी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का साइन नहीं होता लेकिन सिर्फ 2 डायरेक्टर का होता है, और वो कंपनी को ब्लेम करता है तुमने साइन क्यों नहीं किया। तो हम तुमको कहते हैं तुमको तो पता था ना होना चाहिए, तो तुमने क्यों नहीं करवाया। यहाँ पर ना हम प्रोटेक्शन दे रहे कंपनी को, किसके अगेंस्ट, आउटसाइडर के अगेंस्ट। यहाँ पर हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं कंपनी को, किसके अगेंस्ट, आउटसाइडर के अगेंस्ट। हम बोलेंगे तुम्हें पता था, तुम्हें करवाना चाहिए था ना, इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम पढ़कर आए थे। तो देयर कंपनी इज गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आउटसाइडर। बट यहाँ पर क्या होता है, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट कंपनी। पता है क्यों, हम बोलते हैं हम पढ़कर आए, लेकिन अंदर तुम क्या काम कर रहे हो हमें क्या पता। सपोज एक हमने लिखा कंपनी ने कि अगर कोई भी बैंक से लोन लेना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। एक पर्सन गया बैंक, कंपनी गई मान लीजिए बैंक के पास लोन लेने के लिए, और बैंक ने पूछा क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, उसने बोला हाँ किया, तो बैंक ने लोन दिया। बाद में पता चलता है कि इसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, तो इसमें बैंक की गलती नहीं है, इसमें किसी गलती है, इसमें आपकी गलती है। आपकी गलती क्यों है, इसमें बैंक की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। क्यों, क्योंकि बैंक ने तो अपना काम किया, तो तुमने अंदर लिया नहीं लिया बैंक को क्या पता। तो हियर प्रोटेक्शन इज गिवन टू कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर, बट हियर प्रोटेक्शन इज गिवन टू आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। लेकिन मान लो आपको पता है कि नहीं लिया स्पेशल रेजोल्यूशन, तब भी तुमने दिया, अब उनकी गलती नहीं है, अब तुमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो आपके पास एक्चुअल नोटिस है कि कोई काम नहीं हुआ फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी गलती, ठीक है। इफ यू सस्पिशियस कि ऐसा तो गड़बड़ लग रहा है फिर भी तुम दे रहे हो लोन, तो तुम्हारी गलती है ना। मान लो कोई अकाउंटेंट ही आ जाए लोन लेने के लिए, अब तुम उसको दे दो, तो ये तो गलत है, तुमको इंक्वायरी करनी चाहिए। या फोर्जरी, बच्चों फोर्जरी में ना प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। फोर्जरी का मतलब होता है जाली, नकली। कभी भी मान लीजिए आपने मेरा नकली साइन करके मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, तो प्रोटेक्शन किसी को नहीं मिल पाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो वैलिडेट ही नहीं हो पाएगा ना। अब वैसे अगर कोई पर्सन आ जाए किसी डायरेक्टर का गलत साइन करके कि देखो हमें ऑथराइजेशन मिल रही कर दो, लेकिन फोर्जरी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई वैलिडेशन नहीं मांग सकता, तो यहाँ पर किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। फोर्जरी में कभी भी, जाली में, नकली में कभी भी हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। दिस इज 3 डॉक्ट्रिन्स। अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव काम किया है, सॉरी बॉस कुछ नहीं हो सकता, वॉइड है, रेटिफाई भी नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, प्रोटेक्शन गिवन टू कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर, एंड इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन गिवन टू आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा करो, टेक 5 minutes ब्रेक एंड विल स्टार्ट LLP, ठीक है। Take 5 minutes break and then we'll start LLP.